नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, हमने उसको नाम दिया मास्क, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और चलिए इसी के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में चीन की साजिशों का सच रह रहकर सामने आ रहा है। अपनी करतूतों पर चीन लाख पर्दा डालने की कोशिश करे, बावजूद इसके कोई ना कोई ऐसा सुराग वैज्ञानिकों के हाथ लग ही जा रहा है जो इस आरोप को ताकत देता है कि दुनिया भर को महामारी की आग में झोंकने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चीन है। अब खबर ब्रिटेन के खुफिया विभाग से सामने आई है, जिसने 2 वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे बाकायदा वुहान की लैब में बनाया गया है। फिर बेपर्दा हुआ चीन का झूठ। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। वुहान की लैब से कोरोना कनेक्शन। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिस वायरस ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिस वायरस ने करोड़ों लोगों को बीमार कर दिया, जिस वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, और जिस वायरस को लेकर दुनिया से चीन लगातार झूठ बोलता रहा, अब उसी कोरोना वायरस पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज दावा किया है। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यह संभव हो सकता है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान की लैब में विकसित किया गया है। इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग से ढकने की कोशिश की गई है, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। यही वजह है कि ब्रिटेन के वैक्सीन मिनिस्टर नदीम ज़हावी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से यह मांग की है कि कोरोना वायरस कहां से पैदा हुआ, इसकी पड़ताल करनी चाहिए। WHO को इस घातक वायरस की उत्पत्ति के संबंध में पूरी जांच करनी चाहिए। कोरोना वायरस आज बार बार अपना वेरिएंट बदल रहा है। वो कमजोर होने के बजाय, जो कि अमूमन होना चाहिए साइंटिफिकली, कमजोर होने के बजाय ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक कृत्रिम बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन की वुहान लैब में बना और दुनिया इसकी जांच पे लग गई है। डेली मेल में छपी इस खबर के मुताबिक कोरोना वायरस पर इस नई स्टडी को ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंजाम दिया है। दोनों देशों के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त, कोरोना के नमूनों पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को किसी लैब में तैयार किया गया और यह प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा हुआ है। प्रोफेसर डलग्लिश और डॉक्टर सोरेनसन का यह भी दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती छुपाने के लिए वुहान लैब का डाटा नष्ट करके कोरोना वायरस की उत्पत्ति के स्रोत को छुपाने की कोशिश की। इसके अलावा ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने 22 पन्नों की एक रिपोर्ट भी तैयार की है कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर, जिसमें चीन की करतूतों का भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल ब्रिटिश प्रोफेसर डलगिश लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोरेनसन इम्यूनर कंपनी के मालिक हैं, जो कोरोना के खिलाफ बायोवैक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के वैज्ञानिक अब से नहीं बल्कि 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। इस कोरोना के ऊपर प्रोटीन के स्पाइक लगाकर SARS-1 वायरस के साथ इसका इंटरेक्शन करा के SARS-1 वायरस का कुछ तोड़ निकालने की कोशिश की। 2012 में सूचना के मुताबिक शी जिंगलिन ने PLA आर्मी को यह भी बताया कि वो कोरोना वायरस SARS-2 का वैक्सीन भी निकाल सकती है, परंतु जिस प्रकार से
2015 के अंदर दस्तावेज जो कि आज खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास से पकड़े गए हैं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर करती है कि कुछ दाल में काला है। ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने जिस शोध को अंजाम दिया उसमें चीन पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, जिनके मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर कोरोना वायरस पर किए गए प्रयोगों के डेटा को नष्ट कर दिया है। जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना के शुरुआती दौर में वायरस के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, उनका मुंह या तो बंद कर दिया गया या फिर उन्हें गायब कर दिया गया। ब्रिटेन और नॉर्वे के इस वैज्ञानिक शोध के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक बार फिर चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। माइक पॉम्पियो ने दावा किया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अपने नागरिक अनुसंधान के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी लगा हुआ है और इसी वजह से दुनिया में कोरोना महामारी का जन्म हुआ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हम जानते हैं कि वे उस लैब के अंदर PLA से जुड़ी कोशिशों में लगे हुए थे। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना वायरस की जड़ का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इस नई स्टडी के सामने आने के बाद दुनिया के कई और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने के पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अब अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। कभी वो ताइवान के बहाने, कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने के बहाने कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुंह खोला तो वो उस पर पहला अटैक कर देगा, या फिर अमेरिका को भी ये कहना या धमकी भरे लहजों में ये कहना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो राजनयिक ना हो, ताकि उसके कारण आपस में कहीं देशों के बीच में दुश्मनी ना बने, वो तथ्यों पे बेस होनी चाहिए, जाहिर करता है कि चीन किसी ना किसी बहाने अपनी इस वुहान लैब को इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहता है। हालांकि WHO की टीम के साथ वुहान में कोरोना की जड़ों का पता लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया और डच प्रतिनिधियों ने भी इस बात से इनकार किया है कि वुहान में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित किया जा सके कि वायरस को लैब में विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, खुद WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख माइकल रेयान भी वुहान में वायरस की तलाश को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत तलाशने की कोशिश करना जहरीली राजनीति से प्रभावित हो गई है। वहीं WHO की टीम के साथ वुहान का दौरा करने वाली वायरोलॉजिस्ट मारियान कुपमैन्स ने भी साफ कहा है, अगर अमेरिका के पास ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी है तो उन्हें उस जानकारी को साझा करना चाहिए। उधर ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपना रटा रटाया जवाब दिया है। The WHO expert team has basically ruled out the possibility that the Wuhan Institute of Virology first leaked the coronavirus and caused a major outbreak. Intelligence personnel are not at all more capable than scientists in tracing the origins of the virus. They do, however, have more political loyalty and will do anything to serve US national interests. Therefore, asking intelligence community to complete a task that scientists could not implement in itself sends out a strong political signal. दरअसल चीन पर इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन समेत उन तमाम मुल्कों का वैश्विक दबाव है जिन्होंने कोरोना की बेहिसाब मार झेली है। यही वजह है कि चीन लगातार न सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है, बल्कि वायरस को लेकर दुनिया भर में हो रही जांच को भी गुमराह कर रहा है। और बात चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की। चीन की शह पर भारत में दहशतगर्दी को हवा देने वाला पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ भारत से व्यापारिक संबंध खराब होने की वजह से पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है, तो दूसरी तरफ इमरान सरकार पर आतंकियों का भारत से संवाद न करने का दबाव है। इमरान खान को पता है कि भारत से रिश्ते नहीं सुधरे तो उनकी जनता पाई पाई को मोहताज हो जाएगी। इसके बावजूद कट्टरपंथ की जंजीरों में कैद इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर में आर्टिकल 370 का मुद्दा छेड़ते हुए भारत से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भारत से संबंध बेहतर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और लगातार खराब होती माली हालत को सुधारने के लिए इमरान खान भारत से पुराने गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि कोरोना काल में पहले से कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान किस तरह पाई पाई को मोहताज हो गया है, किस तरह भारत से व्यापारिक संबंध बिगड़ने की वजह से पाकिस्तान की आवाम भूखे पेट सोने को मजबूर है। क्या हम इतने बड़े हमसाये से मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे, जबकि कहा यह जाता है कि वी कैन चेंज फ्रेंड नॉट नेबर। जी, पहले तो मैं कश्मीर के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन मसला कश्मीर का इस वक्त ये है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारी हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, एक तरफ हमारे पास चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है वो बड़ी मार्केट है, हमारी तिजारत शुरू हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, तो ये तो सारी दुनिया में ये साबित हो चुका है। जब यूरोपियन यूनियन बनी थी, मेरे सामने, मैं तब यूनिवर्सिटी में था जब ये बनी थी इंग्लैंड में, यानी यूरोप में, तो सबको फ़ायदा हुआ था। जब तिजारत बढ़ती है तो सारों को फ़ायदा हो जाता है। लोन माफ करने के लिए पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन से मिन्नतें की, खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन शी जिनपिंग ने उसकी एक न सुनी। ऊपर से पुराने कर्ज की वजह से बढ़ती महंगाई ने इमरान खान के रास्ते में कांटे बिछा रखे हैं, सो अलग। लिहाजा इमरान खान चाहते तो हैं कि अपने हमसाया मुल्क भारत से संबंध सुधारें, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान जब अपने देश के पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग ये साबित कर रहा था कि वो कितने मजबूर हैं। यही नहीं, माला फेरते हुए इमरान खान ने आगे जो कहा उससे जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की कूटनीति का कट्टरपंथ कनेक्शन इतना मजबूत हो चुका है कि वहां की जनता भूखों मर जाए, मगर इमरान सरकार आतंकियों का दामन नहीं छोड़ सकती। इमरान खान के लिए पाकिस्तान के अवाम की पेट की आग बुझाना नहीं, बल्कि बम, गोले और बारूद से कश्मीर में खूनी जिहाद जारी रखना ज्यादा जरूरी है। जो अब सिचुएशन है, अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सबको नज़रअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तिजारत बेहतर होगी, लेकिन उसका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तिजारत बेहतर हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के वजीर आजम जिन्हें 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद का तमगा दे रहे हैं, वो कौन है? पूरी दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले दहशतगर्द हैं, जिनके हाथों में बंदूक थी और जुबान पर जिहाद का जहर। लेकिन अब इसे इमरान खान की मजबूरी कहिए या फिर उनकी कूटनीति का हिस्सा, वो आतंकियों की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो आतंकियों की जुबान बोलते हैं, और तो और अपने मुल्क को बर्बाद होता देखते हुए भी जिहाद का राग अलापने से बाज नहीं आते। सुनिए किस तरह इमरान खान ने आर्टिकल 370 की बुनियाद पर भारत के साथ संवाद से इनकार कर दिया। ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तिजारत बेहतर हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठना नहीं चाहता, जबकि भारत हमेशा से संवाद के जरिए विवाद निपटाने का हिमायती रहा है। हाँ, भारत कई मौकों पर यह भी साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है। भारत पाकिस्तान से यह भी कह चुका है कि उसकी इच्छा पड़ोसी देश से आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में सामान्य रिश्ते रखने की है। ऐसे में इमरान खान के ताजा बयान के कई मायने हो सकते हैं। मसलन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आर्टिकल 370 को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
पाकिस्तान भारत को मानवाधिकार उल्लंघन के मनगढ़ंत जाल में उलझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ बातचीत से मुंह मोड़कर अपने देश में मौजूद कट्टरपंथियों को खुश करना चाहती है। इमरान खान आतंकियों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी कुर्सी जा सकती है। अगस्त 5, 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था वो हटा दिया था और उसकी जगह 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। फरवरी 2021 में, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान किया था। कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के अफसरान बैक चैनल डिप्लोमेसी के द्वारा शांति बहाली की बातचीत में लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़कर भारत के साथ संबंध सुधार ले तो दोनों देशों के बीच 38 अरब डॉलर का व्यापार हो सकता है। मतलब ये कि पाकिस्तान के लोग बहुत हद तक गुर्बत से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इमरान सरकार को ये मंजूर ही नहीं। वो पहले की सरकारों की तरह ही चीन के इशारे पर आतंकवाद का दामन थामे भारत में खूनी जिहाद को हवा देने की कोशिश कर रही है। इमरान सरकार चीन को खुश करने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। पाकिस्तान की माली हालत खराब है और पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पर है। IMF का पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ चुका है। चीन, UAE और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को काफ़ी कर्जा दे चुके हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 24% बढ़ चुका है। बेरोजगारी बढ़ रही है और मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं। ऐसे में भारत के साथ बातचीत पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हो सकती है। इमरान खान की आंखों पर जिहाद का पर्दा पड़ा है। वो पाकिस्तान की हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान भारत से व्यापारिक संबंध के बगैर मुल्क में फैली गरीबी को दूर नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा और वो इमरान खान छोड़ना नहीं चाहते। जबकि पाकिस्तान की अवाम और पढ़ी लिखी जमात भी इमरान खान की हुकूमत को भारत से सीख लेने, उससे संबंध सुधारने की सलाह दे रही है। इतना फर्क है, 9 गुना बड़ी होगी इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी हमसे 2-3 गुना बड़ी होती थी। वो हम उनका मजाक उड़ाते थे। हिंदू ग्रोथ रेट 2%, 3%, हमारा 6, 7, 8% तक जाता था। पाकिस्तान को अब 10% ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। ये एहतसाब वगैरह को प्रायोरिटी बनाने के बजाय काम को प्रायोरिटी बनाएं, और काम आप कर नहीं रहे। आपने स्टेट ऑफ आर्ट एटम बम बना लिया, मिसाइल बना लिया, हर तरह ऐसा असला भी बना लिया जिसका भी कोई नाम नहीं लेता। तो आप सनत में जंगी बुनियादों पे मईशत में क्यों काम नहीं करते? इसके बगैर भारत ने WTO के गठन के बाद ही पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को यह दर्जा दिया। इसी से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। लिहाजा भारत सरकार ने आतंक पर लगाम लगाए बगैर पाकिस्तान से किसी भी तरह का संवाद न करने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी से दोस्ती निभा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान कभी सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। चीन के चंगुल में फंसकर बर्बादी ही उसका मुकद्दर बन गई है। और मुंबई के समंदर में अभी टाउटे तूफान से आई तबाही तैर रही है। करीब 2 हफ्ते से एक शिपिंग कंपनी का जहाज टाउटे के चक्रवात में फंसने के बाद से अब तक स्थिर नहीं हो सका है और सबसे बड़ा खतरा है कि उस जहाज में लदा 80,000 लीटर तेल समुद्र के पानी में घुलता जा रहा है। पालघर में समुद्र तट के किनारे इतनी बड़ी मात्रा में अगर तेल का रिसाव हुआ तो समुद्री जीव से लेकर हजारों मछुआरों तक सबकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गश्त लगा रहे हैं, क्योंकि समुद्र में तेल का तांडव जारी है। देखिए समुद्र के पानी को तेल से बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन पर न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई के समुद्र में नई मुसीबत।
मुंबई के पालघर इलाके में समुद्र के ऊपर उड़ान भरता ये हेलीकॉप्टर बड़े रेस्क्यू मिशन में जुटा है। नेवी के कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर को समुद्र में एक ऐसे जहाज की निगरानी में लगाया है जो पानी में हजारों लीटर बर्बादी खोल सकता है। ये बर्बादी तेल के रूप में समुद्र के पानी से लेकर मछलियों तक सब कुछ खराब करने पर उतारू है। टाउटे तूफान के बाद उसमें फंसे गल कंस्ट्रक्टर जहाज को पालघर के इस समुद्री सीमा पर देखा जा सकता है, जहां पर वो रॉक से टकराया है, जिसमें करीब 80,000 लीटर से ज़्यादा ऑयल था, जो धीरे धीरे लीक होना शुरू हुआ है, जो आसपास के कई इलाकों में फैल चुका है, जिसके कारण समंदर के किनारे की सारी सीमाएं काली हो गई हैं और यहां पर ऑयल फैला हुआ है। टाउटे तूफान ने अब तक मुंबई, यहां के हजारों मछुआरे, कोस्ट गार्ड और समुद्र के सहारे जिंदगी चलाने वालों को राहत की सांस नहीं लेने दी है। मुंबई में टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में फंसे शिपिंग कंपनियों के कुछ जहाज का रेस्क्यू अब तक जारी है। मुंबई के समुद्र में बार्ज गेल नाम का जहाज तूफान के बाद फंस गया था। इस जहाज में हजारों लीटर तेल भरा है। करीब 14 दिन से समुद्र में फंसा ये जहाज वडराई के पास पहुंच चुका है, लेकिन यहां पहुंचते ही ये तेज हवाओं की वजह से पत्थर से टकरा गया था, जिसके बाद दहानू और पालघर इलाके में आने वाले समुद्री तट पर जहाज से तेल का रिसाव शुरू हो गया। तेल को पानी में जाने से रोकने के लिए बड़े बड़े ऑयल टैंक लगाए गए हैं, लेकिन तेल दूर तक फैलता चला गया। गल कंस्ट्रक्टर से लीक हो रहे ऑयल को रोकने के लिए और साथ ही साथ समंदर के भीतर जो दूर तक ऑयल फैला हुआ है उसको रोकने के लिए यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कोस्ट गार्ड और कंपनी की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है, साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनकी कोशिश है कि ऑयल को रोका जा सके। कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाउटे तूफान की वजह से गेल कंस्ट्रक्टर नाम के इस जहाज को समुद्र में अलीबाग के पास लंगर डालकर रोका गया था, लेकिन चक्रवात की वजह से ये लंगर टूट गया और जहाज हवा के थपेड़ों के सामने पालघर के वडराई बीच के पास पहुंचकर बड़ी चट्टान से टकरा गया। जोरदार टक्कर की वजह से जहाज के कुछ अहम हिस्से टूट गए। जो हिस्से समुद्र तट के पास चट्टान से टकराए, उनमें से कई हिस्सों में तेल स्टोर करके रखा हुआ था। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जहाज में करीब 80,000 लीटर तेल है, जो लगातार लीक होकर समुद्र में बह रहा है। काफी सारा तेल पानी में बहकर पालघर के तटों पर फैल गया है। कोस्ट गार्ड और शिपिंग कंपनी ने मिलकर समंदर के भीतर तेल के रिसाव को रोकने के लिए जहाज के आसपास बूम कंटेनमेंट बनाए हैं, जिससे तेल रिसाव की रफ्तार को कम किया जा सके। गेल कंस्ट्रक्टर में लदे हजारों लीटर तेल में रिसाव शुरू होने के बाद मुंबई के दहानू और पालघर में मछुआरों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यहाँ के मछुआरों का दावा है कि करीब 4 महीने तक उनकी बोट समंदर में नहीं जा सकती, क्योंकि मॉनसून में उन्हें समंदर में जाने की सख्त मनाही होती है। ऐसे में वो समुद्र तट के आसपास मछली पकड़कर अपना पेट भरते हैं, लेकिन तेल रिसाव के बाद अब समुद्र के तटों पर मछलियां भी नहीं आएंगी, क्योंकि तेल की वजह से मछलियां या तो मर जाएंगी या वो इस पानी से बचकर तटों से दूर ही रहेंगी। ऐसे में मछुआरों के सामने रोजी रोटी के संकट का खतरा है। अब भारत में पहले कोरोना की बात कर लेते हैं। बिना वैक्सीन के नहीं मिलेगा भगवान का वरदान। ये खबर आपको चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, लेकिन यही सच है। अब शिव दर्शन के वक्त आपके माथे पर टीका तभी लगेगा जब आपने कोरोना का टीका लगवा लिया होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर में जाने से पहले आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्राचीन शिव मंदिर, जूना अखाड़े से जुड़े 1 लाख से ज्यादा मंदिरों में से एक। भले ही देश कोरोना के 2 लहरों के बीच कभी ठप पड़ गया तो कभी कुछ दिनों के लिए सामान्य हुआ, लेकिन इस मंदिर में भगवान दूधेश्वर नाथ यानी महादेव की पूजा लगातार जारी है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता विशेश्वर ने की थी। रावण भी अपने पिता के साथ भोलेनाथ की आराधना यहीं करता था। रावण ने अपना पहला सिर भी यहीं भोलेनाथ को अर्पित किया था, इसलिए इस मंदिर में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है दूधेश्वर नाथ का, और गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में इस मंदिर की बहुत ज्यादा आस्था है इस मंदिर को लेकर, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हालांकि लॉकडाउन का वक्त है, तब भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के पहले दौर में इस तरीके का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर एक नई चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई है। पहले के नियम में था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लाइन लगाइए, उचित दूरी करिए, सैनिटाइज होकर आइए, और इसके अलावा जो भी कोरोना प्रोटोकॉल थे उनका पालन करिए। लेकिन अब ये नया नियम ये है कि आपको जो टीका है, टीका लगाना अनिवार्य होगा। टीके की रिपोर्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपको देनी होगी, नहीं तो विशिष्ट परिस्थितियों में 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद में कोरोना का कहर कम होना शुरू हुआ है, तो प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव मरीज अभी भी 1500 से ज्यादा हैं। रोजाना ठीक होने वाले मरीजों का औसत करीब 300 है। चूंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए इस प्राचीन मंदिर के प्रबंधकों ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए हैं, ताकि 8 जून से मंदिर में आम लोगों को दर्शन की छूट मिले तो कोरोना को फैलने का मौका ना मिले। इन नियमों को मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अहाते में जगह जगह चस्पा किया गया है, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी मिल सके। वैक्सीन की अहमियत धार्मिक स्थल पर भी होने लगी है, और मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन को जरूरी रखा गया है। दूधेश्वर नाथ मंदिर में पहले ये बोर्ड था, यहाँ पर पहले ये स्टिकर था, अब नया स्टिकर ये लगाया गया है जिसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और उसके साथ 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो वैक्सीन यहाँ पर जरूरी रखा गया है इस मंदिर में एंट्री के लिए 8 जून से। कोरोना की पहली लहर के बाद जरा सी लापरवाही ने इसे देश भर में बेकाबू कर दिया, इसलिए दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसे लेकर मंदिर आने वाले भक्तों को भी नए नियमों को लेकर किसी तरह का एतराज नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये एक बहुत सही एक्शन है और बहुत सही पहल है। ये होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंपलसरी नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे बिना मास्क और ढील बरत रहे हैं। लेकिन इसके बाद मंदिर की इस पहल के बाद बहुत अच्छा काम होगा। 8 जून से मंदिर आने वाले भक्तों को किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, इसके बारे में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी महाराज ने विस्तार से बताया। 8 जून से मंदिर का जो है पूर्ण रूप से खोलने का जो सरकार का जो है पूरा गाइडलाइन है, उस टाइम में जो है इसी परिस्थितियों में कोई भी है बिना उसके जो है प्रमाण पत्र जो इसके पास होगा मोबाइल में दिखाए, ऐसे दिखाए, और कम से कम एक जो है वो डोज ले चुका हुआ वही व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। 8 जून से मंदिर में पूजा के लिए भक्तों को 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। नए नियमों के मुताबिक भक्तों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीन लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही। पहला जो चरण है, दरवाजे पर चेकिंग होगी मोबाइल के जरिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं।
अब मंदिर में जब भक्तों ने एंट्री कर ली है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मार्क बनाए गए हैं इस मंदिर में। ये पहले भी बनाए गए थे, लेकिन अब इनको और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाएगा ताकि जो भक्तों की जो दूरी है, जो एंटर कर रहे हैं उधर से, वो बराबर इस गज की दूरी के हिसाब से ये आए। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भक्तों को सैनिटाइजेशन टनल से होकर गुजरना होगा। बाकायदा ये देखिए सैनिटाइजेशन टनल बनाई है, और इसके बाद अब ये दूसरा जो कदम है, उसके बाद अब यहाँ पर हम मंदिर में दाखिल होते हैं। इसके बाद भक्तों के लिए गर्भगृह तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी, लेकिन गर्भगृह में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 भक्तों को ही दर्शन की इजाजत होगी। भक्तों को गर्भगृह के अंदर किसी भी चीज को छूने की छूट नहीं होगी। यही नहीं, भक्त किसी भी पुजारी के पास न तो जा सकेंगे और न ही किसी पंडित के पांव छू सकेंगे। महाराज जी, अब मंदिर में 2 तरीके से हम दाखिल हो गए। एक तो वैक्सीनेशन की चेकिंग करा ली, और दूसरा सैनिटाइजेशन टनल से हम गुजर गए। अब तीसरी प्रक्रिया क्या होगी? तीसरे ये है कि मंदिर में 5 लोग जाना है एक बार दर्शन करने के लिए। 5 लोग निकलेंगे, उसके बाद में वो दर्शन करके जैसे ही बाहर आएंगे फिर 5 लोगों को हम भेजेंगे, और किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। जो भी देव मूर्ति है, खाली भगवान को जल चढ़ा के फिर भगत को जो है वो बाहर आना है जी। जाहिर है, कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल चुके लोगों को मंदिर के नियमों को लेकर किसी तरह का मलाल नहीं। मंदिर प्रबंधन को भी उम्मीद है कि इस तरह के नियम से भक्त भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे और कोरोना को फैलने से रोकने में भी कामयाबी मिलेगी।